प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। पीडीएम की एहतजाजी तहरीक के पहले मरहले का आखिरी जलसा कल लाहौर में होने जा रहा है। इस जलसे के हवाले से नए वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब ने ये इंतबाह किया है, बताया है कि नाक्टा की रिपोर्ट के मुताबिक इस जलसे को थ्रेट्स हैं और इसीलिए वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर दाखिला वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब ने ये दरख्वास्त की है पीडीएम रहनुमाओं से वो कल का जलसा न करें और साथ ही साथ इंतजामात उठाते हुए लाहौर के तमाम अस्पतालों को हाई अलर्ट कर दिया गया है और इसके साथ साथ एक आर्जी अस्पताल भी मीनार पाकिस्तान के करीब कायम किया जा रहा है। अब ये जलसा तो होने जा रहा है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि कल के जलसे के साथ जब पीडीएम का ये पहला मरहला मुकम्मल हो रहा है एहतजाजी तहरीक का, तो पीडीएम ने इस पहले मरहले से क्या हासिल किया, अहदाफ क्या थे, उन अहदाफ में से क्या कुछ हासिल कर पाए पीडीएम, और फिर साथ ही दूसरा सवाल जुड़ा हुआ है कि दूसरा मरहला कैसा होगा, दूसरे मरहले में क्या होगा। सेनेट के इंतखाबात पर तमाम लोगों की नजरें हैं, चाहे वो हुकूमत के लोग हों चाहे अपोजिशन के लोग हों। सेनेट के इंतखाबात को जहन में रखकर स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है। ऐसे में अपोजिशन के पास क्या रास्ते हैं, क्या ऑप्शंस हैं जिनको वो इस्तेमाल कर सकते हैं सेनेट के इंतखाबात में से पहले, किन चीज़ों को बुरकार ला सकते हैं। ऐसे इकबाल साहब कह रहे हैं कि लॉन्ग मार्च हो सकता है, क्या लॉन्ग मार्च हो सकता है, कहा जा रहा है कि इस्तीफे हो सकते हैं, क्या इस्तीफे हो सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हम पाकिस्तान के सीनियर तजज़ियाकारों के सामने रखेंगे और उनकी राय लेंगे। अलाहा साल से पाकिस्तान की सियासत के मद्दोजर को देख रहे हैं, यहाँ के उतार चढ़ाव को बखूबी जानते हैं। वो अब इस मरहले पर आकर पाकिस्तान की सियासत को किस अंदाज में देख रहे हैं, कैसे परख रहे हैं, कैसे तज्जिया कर रहे हैं। मेरे साथ अयाज खान साहब मौजूद हैं, सीनियर तज्जियाकार। बहुत शुक्रिया अयाज खान साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। आमिर रज़ा साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, आप भी सीनियर तज्जियाकार हैं। नसरुल्लाह मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नसरुल्लाह मलिक साहब को भी आप जानते हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं। और इरशाद अहमद आरिफ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम मेहमानों को मैं खुशामदीद कहता हूँ। अयाज खान साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि पहला मरहला जो है उसके अहदाफ क्या थे और क्या हासिल हो पाया है पीडीएम की जानिब से। देखिए, पीडीएम जब बनी और उसके बाद इन्होंने जलसों का ऐलान किया तो एक तो कामयाबी इन्हें हासिल हो गई कि ज़ाहिर क्राउड पुल कर लिया इन्होंने, सिवाय एक पेशावर के जलसे के उसमें उस तरह से क्राउड नहीं आ सका। उसके बाद जब मुल्तान में जलसा था तो जाहिर है उसमें गवर्नमेंट ने बड़ी मेहरबानी की। जब आप रोकते हैं और पूरी तरह नहीं रोकते, हाफ हार्टेडली रोकते हैं और फिर इजाज़त दे देते हैं, तो फिर जाहिर है वो एक मोमेंटम बन जाता है, एक क्राउड में जोश आ जाता है कारकुन में, और वो फिर आपको नजर भी आ जाता है एट द एंड ऑफ द डे। अब कल चूंकि लाहौर में होने जा रहा है और लाहौर के यकीनन लाहौर का जलसे के हवाले से चूंकि जाहिर है पीएमएलएन का गढ़ है लाहौर, फिर साथ ही इसके गुजरांवाला जुड़ा हुआ है, फैसलाबाद जुड़ा हुआ है, तो वो खासा फिर आपने देखा भी, क्योंकि ये एक पीएमएलएन भी इस चीज पे उसको अंदाजा था। मरियम नवाज ने पूरे शहर में आपने देखा कि वो रैलीज की और खिताब किया और जाके लोगों को मोबिलाइज किया, क्योंकि अगर ये जलसा फ्लॉप हो जाता है तो उसके बाद तो फिर जाहिर है बहुत मुश्किल हो जाती है आगे बढ़ना। इसलिए वो स्टेक्स बहुत हाई थे इधर भी, और गवर्नमेंट भी ज़ाहिर तो इजाज़त दी हुई है कि जी ठीक है हम नहीं रोकेंगे, कोई रास्ते भी नहीं रुकेंगे, लेकिन अभी जाहिर है कुछ पत्ते गवर्नमेंट ने भी छुपा के रखे होंगे, कुछ पीएमएलएन ने छुपा के रखे होंगे, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज ने छुपा के रखे होंगे। देखते हैं कि लाहौर के दाखिली रास्तों पे कंटेनर्स लगते हैं, किस तरह से रोका जाता है, क्योंकि ये जो हाफ हार्टेड होता है, हमने देखा माजी में कुछ जब रोकने का फैसला किया गया, एक वो जो खैबर पख्तूनख्वा से परवेज खटक लेके आ रहे थे एक कुमक, उसको रोक लिया चौधरी निसार जब वजीर दाखिला थे। उससे पहले मुझे याद है एक बार बेनजीर साहबा की एक सेकंड लॉन्ग मार्च था, तो ये लाहौर में ही हमने ये नज़ारा देखा कि पुलिस ने गाड़ियों और बसों की हवाएं तक निकाल दी थी और एक गाड़ी लाहौर से बाहर निकलने में कामयाब हुई थी, जिसमें बेगम नुसरत भुट्टो थी, गालिबन जहांगीर बदर थे उनके साथ, मुझे पूरी तरह याद नहीं है, वो भी मुरीद के में रोक ली गई थी, उससे आगे नहीं जाने दी गई थी। तो ये बिल्कुल, या तो आप इजाजत देते हैं कि जी ठीक है जलसा कर लें, क्या कर लेंगे, जलसा ही है, क्राउड एक आ जाएगा, और फिर जो पीडीएम सबसे बड़ी बात यह है कि क्योंकि एक दिसंबर की डेट दी जा रही थी, गवर्नमेंट जा रही है, उसके बाद जनवरी की डेट दी जा रही थी, तो
तो जब आप जितने मर्जी बड़े जलसे कर लें, लॉन्ग मार्च भी कर लें, अल्टीमेटली एक स्टेज आती है जो पीटीआई के साथ भी हुआ था कि जब गवर्नमेंट नहीं जाती तो फिर लोग पीछे हटना शुरू होते हैं, क्योंकि फिर मायूसी आना शुरू होती है कारकुन में कि यार बिला वजह हमें जलसों में बुलाया जा रहा है, गवर्नमेंट तो कहीं जा नहीं रही। तो इस हवाले से ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। एक तो कल क्राउड बहुत बड़ा पुल करना पड़ेगा, जो मुझे लगता है कि कर लेगी, स्पेशली पीएमएलएन लाहौर, तो ज़ाहिर स्टेक्स उनके ज्यादा हैं, तो वो हो जाएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो भी इन्होंने अनाउंस करना है, इस्तीफों का मामला तो कोई उसमें तो अभी नहीं लग रही जान, जब तक पीपल्स पार्टी इस पे तैयार ना हो जाए कि वो सिंध असेंबली अपनी कुर्बानी देने पे जाएं। अदरवाइज फिर देखते हैं कि अब नेक्स्ट इनकी क्या अनाउंस करते हैं ये लोग। सही है, बिल्कुल सही है। अब नसरुल्लाह मलिक साहब, मसला ये है कि ये तो चले हुआ है कि क्राउड जो है वो आपका चार्ज हो गया, लोग मोबिलाइज हो गए, कारकुन मुतहरिक हो गया, लेकिन हदफ तो शायद ये नहीं था। हदफ तो ये था कि हुकूमत को मजबूर करके हुकूमत से इस्तीफा लेना है, उसको इस्तीफा लेने पर देना पर या असम्बलियां तोड़ने पर या घर जाने पर मजबूर कर देना है। वो तो नहीं हो सका, ना उसका इम्कान मुस्तकबिल करीब में नजर आ रहा है। तो कामयाब रहा पहला मरला इस तरह से पीडीएम का या नहीं? देखिए, अगर हम ये कहें कि पीडीएम ने जलसे जुलूसों से फौरी हुकूमत को रुखसत कर देना था, तो शायद ऐसा ना होना था, और ना ही मेरे ख्याल में पीडीएम की कोई ऐसी सोच थी। हुकूमत के ऊपर एक प्रेशर डेवलप करना था उन्होंने, जिस पे वो लगे हुए हैं। उसका अगला मरला शायद हो सकता है कि वो एक प्रेशर, जब इस्तीफ़ों की वो बात करते हैं, असम्बलियों से निकलने की बात करते हैं, तो फिर हुकूमत के लिए शायद मुश्किलात पैदा ज़्यादा हो सकती हैं। अलबत्ता जो उनका पहला फेज़ था कि वो लोगों को मोबिलाइज़ करते, कारकुनों को मोबिलाइज़ करते, आवाम के पास जाते, तो मैं समझता हूँ याद साहब जो बात कर रहे थे कि पेशावर के जलसे के को अगर आप निकालें तो बाकी जगहों पे इम्प्रेसिव जलसे उन्होंने कर लिए हैं। मुल्तान में हुकूमत ने रोकने की कोशिश की, उसके बावजूद जलसा करने में वो कामयाब हो गए। लेकिन इसके साथ अगर आप देखें, हुकूमत की अपनी जो रिट है और हुकूमत की जो अपनी उसका इस्तेकाम है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, वो कितनी बुरी तरीके से मुतासर हुई है। आप शेख रशीद साहब वज़ीर दाखिला बने, आपको याद है पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, लाहौर में जलसा करें, कोई रुकावट नहीं होगी, कोई कंटेनर लगेगा, कोई किसी को पूछेगा नहीं। लेकिन उसके फौरी बाद राजा बशारत साहब की स्टेटमेंट भी आ गई कि पंजाब में जलसे जुलूस हम नहीं करने देंगे, और पाबंदी है पंजाब में, मीनार पाकिस्तान पर जलसा नहीं करने देंगे। फिर पकड़ दकड़ शुरू कर दी गई। उसके बाद से फिर आज देखिए जो तरमीम की गई, और आज जो कहा गया एक नोटिफिकेशन के जरिए कि अब रियासत के खिलाफ बगावत पर आप नसरुल्लाह साहब, लेकिन आपने जो ये कहा ना कि राजा बशारत साहब और गिरफ्तारियों की बात कर रहे हैं, लेकिन राजा बशारत ही ने आज इसका डिस्क्लेमर भी दिया है, कोई गिरफ्तारी हो रही। मैं आपको सुनवा भी देता हूं उन्हीं की स्टेटमेंट में, फिर आप अपनी बात मुकम्मल कर लीजिएगा। सुनवा दें जी, क्या राजा बशारत ने क्या कहा है? अपोजिशन की तरफ से जो ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि उनके सियासी कारकुनान को गिरफ्तार किया जा रहा है, ये कतई तौर पर बेबुनियाद है। वो जलसा करके अपना शौक पूरा कर लें, लेकिन अपना शौक पूरा करते करते जो अवाम का वो नुकसान कर जाएंगे, मैं समझता हूँ कि वो एक कौमी जुर्म होगा, और जिसके लिए कौम ये तो मौक़िफ़ था राजा बशारत साहब का जी। देखिए, लेकिन इसके साथ वो कह रहे हैं हमने इजाज़त नहीं दी जलसे की, हम इजाज़त नहीं देंगे। आप पूरे बयानात अगर आप देखें पिछले 24 घंटे के, कितने कंफ्यूज नजर आते हैं आपको हुकूमत के बयानात। फिर उसके साथ आज कहा गया कि बगावत पर उकसाने का जो इख्तियार था वफाकी काबीना के खिलाफ मुकदमा रेफर करने का, वो आपने सेक्रेटरी दाखिला को दे दिया। यानी आपको इतना क्या मसला बन गया कि आप इतनी जल्दबाजी में ये फैसले किए जा रहे हैं। फिर आपको याद होगा कोयटा में जब जलसा, उन्होंने कहा कि हमने जलसा करना ही करना है, हर हाल में करना है, तो कहा गया यहाँ सिक्योरिटी थ्रेट बढ़ा है। आज भी आप लाहौर के जलसे के हवाले से, यानी आपको पहले नहीं याद आया सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता है, आज आपने कहा सिक्योरिटी थ्रेट है। मेरे ख्याल में फिर आप कोरोना की जितना बार बार कह रहे हैं, ठीक है, एक बात अगर आप करें असूली ये बात हो सकती है कि कोरोना की वजह से जलसे जुलूस नहीं होने चाहिए, लेकिन ये हुकूमत के अपने बयानात के अंदर इतना तजाद पाया जाता है, और उसकी वजह से अभी तक ये क्लैरिटी नहीं है कि ये जलसा करने की इजाज़त दे रहे हैं नहीं दे रहे। कंटेनर भी मंगवा रहे हैं, जलसा रोकने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ कहते हैं जलसा भी कर लें, हमें कोई इतराज़ भी नहीं है। तो मैं समझता हूँ ये जो प्रेशर हुकूमत के ऊपर आ रहा है, और उसके बाद कुछ बयानात भी फवाद चौधरी साहब का ट्वीट भी आया, आपने देखा होगा। परवेज खटक साहब भी राब्ते कर रहे हैं कि किसी तरीके से अब डायलॉग हो। अगर परवेज खटक साहब राब्ते करें तो हुकूमत के ऊपर आखिर प्रेशर आया है। ये वही हुकूमत है जो कहती है कि अपोजिशन से कोई बातचीत नहीं करेंगे। ठीक है जी, लेकिन दूसरी तरफ शाहद साहब, जब हम कहते हैं कि हुकूमत को बैठकर बातचीत करनी चाहिए, एक जिम्मेदारी है हुकूमत की कि वो अपोजिशन को ऐसे तनहा ना छोड़ दे, बैठे डायलॉग करे,
जब अब हुकूमत कह रही है कि हम डायलॉग करते हैं तो कुछ लोग ये समझते हैं कि अब हुकूमत प्रेशर का शिकार होकर डायलॉग की तरफ आ रही है। मरियम और बिलावल ने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि हम डायलॉग नहीं करेंगे, तो फिर कोई क्यों दावत देगा डायलॉग करने की? शाहदार साहब देखें, हुकूमत को बिल्कुल दावत फिर भी देनी चाहिए। एक होता है मोरल ग्राउंड पे खड़ा होना। अगर हुकूमत डायलॉग की बात करती है और अपोजिशन उसको रद्द करती है तो उसका फायदा हुकूमत को होगा। लोग देखेंगे कि देखें हुकूमत तो कोरोना से अवाम को बचाने के लिए, मुल्क को अदम इस्तेहकाम से, इंतशार से बचाने के लिए मुज़ाकरात तैयार है और कोई शर्त भी फिलहाल जो है वो लगाई नहीं जा रही। इसके बावजूद गर्मी अगर पीडीएम कर रही है, वो मुज़ाकरात नहीं करना चाहती, कोरोना की उसको कोई परवाह नहीं है, मुल्क में अदम इस्तेहकाम की उसको कोई परवाह नहीं है, तो उससे अपोजिशन को नुकसान होगा और हुकूमत को फायदा होगा। अगर ये पहले दिन से ही यही लाइन हुकूमत लेती तो अब तक उसको ज्यादा फायदा पहुंच चुका होता। ये कंफ्यूजन की जो बात नस्ल मलिक साहब कह रहे हैं ये बिल्कुल ठीक है, कंफ्यूज है हुकूमत, लेकिन मैं ये नहीं समझता कि ये प्रेशर की वजह से है। असल में प्रॉब्लम है पंजाब में, खास तौर पर जो मुल्तान का वाक़या हुआ और जो लाहौर में नजर आ रहा है वो ये है कि पंजाब गवर्नमेंट जो है वो खुद फैसला नहीं कर पा रही कि इस मामले को सियासी अंदाज से निपटा जाए या इंसानी हवाले से। अगर वो कोरोना को देखती है तो वो समझती है कि ये तो इंसानी मामला है, लोगों की सेहत का, जान का, सलामती का एहसास करना चाहिए हमें। लेकिन जब वो देखती है कि पॉइंट स्कोरिंग होगी और अपोजिशन कहेगी कि देखें गैर जमहूरी रवैया इख्तियार किया जा रहा है, तो फिर वो कहते हैं अच्छा जी जलसा कर रहे हैं आप। तो ये कंफ्यूजन जो है इससे अपोजिशन को फायदा तो हो रहा है, लेकिन अल्टीमेट फायदा फिर भी हुकूमत को ही होगा। अगर खुदा ना खासा कोरोना फैलता है, अगर खुदा ना खासा अपोजिशन मुज़ाकरात पर नहीं आती और को पूरी और सूरत हाल पैदा होती है तो उसका फायदा इमरान खान को, तहरीक इंसाफ को, हुकूमत को ही होगा। एक बात। दूसरा ये है कि जलसे जो अभी तक हुए हैं वो इम्प्रेसिव इन मानों में तो थे कि जी ठीक है वो एक जलसे हो गए, उसमें लोग आ गए, लेकिन क्या जमातों की जिसमें 3 तो बड़ी जमातें हैं ना बहरहाल, जिसकी भरपूर नुमाइंदगी है ऐवान के अंदर, उसमें पीपल्स पार्टी को देख लें, तहरीक मुस्लिम लीग नून को देख लें, मौलाना फजलुर रहमान को देख लें, ठीक है, उस लिहाज से अगर देखें तो क्या इनमें से कोई जलसा ऐसा था इमरान खान के जो 2-3 बड़े जलसे हुए हैं उनके मुकाबले में हुआ हो, या बेनजीर भुट्टो जैसा ही थी उसका अगर कोई नहीं हो। इसका मतलब ये है कि ये 11 जमातें इकट्ठी होके भी इतना ज्यादा मुतासर लोग नहीं कर सकी कि वो अपने जलसा गाहों को भर सके। और लाहौर और एक नुक्ता इसमें ये भी शामिल किया जाता है कि आम लोग जो हैं वो कारकुनान के शामिल नहीं हो सके। एक बात कर लें, अगर लाहौर का जलसा, ये 11 जमातों का लाहौर का जलसा इमरान खान के 30 अक्टूबर के जलसे से बड़ा नहीं होता, अल्लामा ताहिर कादरी के जलसे से बड़ा नहीं होता, बेनजीर भुट्टो के जलसे से बड़े नहीं होता, तो मैं समझूंगा ये बड़ी नाकामी होगी इन 11 जमातों की कि लाहौर में 40। ठीक है, क्या कोई ये कोई पैमाना है? सर मैं पैमाना है, बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल ठीक है। लाहौर उनका है, लाहौर में उनके ज्यादा सीटें हैं। आमिर ज़ा साहब, ये क्या पैमाना है कि 30 अक्टूबर 2011 से बड़ा जलसा करेंगे तो कामयाब होगा, या उसका इम्पैक्ट देखा जाता है? साथ ही साथ मेरा वो जो सवाल था वो उसका भी जवाब दीजिएगा कि पहला मरहला कामयाब रहा है या नाकाम रहा है? पहले मैं अगर इजाजत है तो पहले मरहले पे बात करते हैं। उसमें जो हमें गौरतलब बात की कि पहले मरहले में सवाल ये नहीं कि पीडीएम को क्या फायदा हुआ, जो फायदा हुआ है वो नून लीग को हुआ है। बाकी जो जमातें हैं वो तो जो नून लीग के राज मकासद हैं उसके साथ हम आहंग होकर या उसको कहते हैं टेल बन के चल रही हैं। क्या फायदा हुआ नून लीग को? नंबर 1 तो ये हुआ कि नून लीग में जो 2 बयानियों की लड़ाई थी वो खत्म हो गई और अब एक बयानिया है जो कि नवाज शरीफ साहब को और उनकी साहबजादी का बयानिया है। एक फायदा हुआ नून लीग को। दूसरा फायदा ये हुआ कि नून लीग ने मरियम नवाज की उसमें जो लीडरशिप थी, क़यादत थी, उसको मुस्तहकम करके दिखा दिया। ये मेरे ख्याल में दूसरा बड़ा फायदा हुआ है नून लीग को। मैं आपके पास वापस आता हूं, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। आमिर रज़ा साहब, आप बता रहे थे कि क्या क्या कुछ अचीव किया है पीडीएम ने और मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने। अपनी बात मुकम्मल कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। मैं ये कह रहा था कि देखें, इसमें पीडीएम के आदाब का हमें नहीं पता है कि उसमें क्या किसने फायदा हासिल किया। असल जो फायदा हुआ है और इसमें कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं, वो नून लीग को फायदा हुआ है। जैसे मैंने आपको गिनवाया था कि मरियम साहिबा की क़यादत जो एस्टेब्लिश हुई है, उनकी पार्टी में जो 2 बयानियों की लड़ाई थी वो खत्म हो गई। और सबसे बड़ा फायदा कि नून लीग के बयानिए पर उन्होंने पूरी हिज़्ब इख्तिलाफ को अपने साथ मिला लिया है, जो कोई कम फायदा नहीं। अब ये एक अलग बात है कि इस बयानिए पर और इस मौके पर नून लीग को खुद फायदा होता है नहीं होता, ये बिल्कुल एक अलग बहस है। लेकिन बज़ाहिर जो नजर आता है, ये तमाम गेम्स जो हैं, ये तमाम फवायद जो हैं नून लीग के झोली में आके गिरे हैं। फिर ये जो बात आपने दूसरा सवाल किया था कि जनाब पैमाना क्या है किसी भी जलसे की कामयाबी या नाकामी का, एक तो सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, बड़े सगीर में कहीं पर भी जलसा होता है तो वहां पर 10, 20, 30, 40, 50 हजार जो लोग जमा कर लेना, इतना कोई बड़ी बात नहीं होती है। कराची में निश्तर पार्क को भर लेना, मदार कायद के पास ग्राउंड को भर लेना, बड़ा आसान सा एक बड़ा शहर है। इसी तरह लाहौर जो है पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर है। हमारे लोग जो है तमाशबीन किस्म के लोग हैं, हमें आदत है कि जहां पर भी कोई चीज होती है तो जमा हो जाते हैं। तो यकीनन एक जो कहते हैं ना एवरेज औसत जलसा जो होना है, 11 जमातें उसमें शामिल, और ये भी पता है कि वो नून लीग का गढ़ है, तो उसमें यकीनन एक बड़ा जलसा होगा। लेकिन जो पैमाना भी आरिफ साहब ने दिया कि जी हम अगर उसका तकाबुल करें कि 1986 में बेनज़ीर साहिबा जब आई थी, या जो इमरान खान साहब ने जलसा किया था, या कादरी साहब ने जलसा किया, तो उसके मुकाबले के होंगे, वो यकीनन एक पैमाना होगा। और उसमें एक और बात है कि अमूमन अब तक जो देखा गया इन तमाम जलसों में कि हर पोलिटिकल पार्टी के कैप्टिव क्राउड होता है। एक होता है जिसमें अवाम शामिल होते हैं, और एक होता है कि सियासी कारकुन या फॉलोअर्स शामिल होते हैं। तो एक बहुत बड़ा कैप्टिव क्राउड है इन 11 जमातों का, जो हमें नजर आता है, और वो एक जगह से दूसरी जगह मूव हो रहा है। ये भी हुआ है, लेकिन उसमें आम आदमी की पार्टिसिपेशन, उन तबकों की पार्टिसिपेशन की जिनकी बुनियाद पर तहरीकें कामयाब होती है, वो हमें नजर नहीं आया। एक बड़ी दिलचस्प बात है कि जहां जलसा होता है वहां पे, क्योंकि हमारी टीवी का फोकस बहुत ज्यादा होता है, तो सारा रौनक मेला आपको वहां पे नजर आता है। लेकिन अगर आप इंडिफरेंस की बात करें, मैं कराची में हूँ, कराची में आप लोगों से बात करें कि वो कितना कनेक्टेड फील करते हैं इस तहरीक के साथ, एक आम आदमी कितना कनेक्टेड फील करता है कि वो समझता है कि ये लोग अगर आएंगे तो जो उनके मसाइल हल हो जाएंगे, या इन 11 जमाती लाइन्स के पास या नून लीग के पास कोई मुतबादिल उनके पास कोई प्रोग्राम है, तो मेरे ख्याल में वहां पर आपको लगेगा कि नहीं है। यकीनन हुकूमत से शिकायतें हैं, लेकिन उसके साथ साथ इस हिज़्ब इख्तिलाफ से भी पर भी लोगों का एतमाद नहीं है और भरोसा नहीं है, जो कि मेरे ख्याल में तमाम सियासतदानों को बड़ी उनके लिए परेशानी की बात होनी चाहिए। जी बिल्कुल सही है। अच्छा, अब एक और चीज़ भी तो अयाज खान साहब देखने की है, अभी जिक्र भी हो रहा था थ्रेट्स का, और इस पर तो शेख रशीद साहब ने और वज़ीर आला साहब ने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस का फॉर्म किया है। मैं आपको सुनवा भी देता हूँ शेख रशीद साहब ने और वज़ीर आला साहब ने क्या कहा है, फिर जरा इस पर बात करते हैं। पाकिस्तान के तमाम सियासतदानों की जानों को खतरा है। मुझ पे 3 खुदकुश हमले हो चुके हैं। ये पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी है पाकिस्तान के सियासतदानों को, और शाहदरा में कल बहुत बड़े दहशतगर्द फड़े गए हैं। नेक्टा ने यह कहा है कि इस जलसे को खतरात हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर कोई अपने बच्चों को महफूज दुनिया में रखना चाहते हैं और गरीब के बच्चों को रिस्क में लाना चाहते हैं, तो मैं तो नहीं रोक सकता, ये सूबा बेहतर फैसला कर सकता। पीडीएम जलसा करने जा रही है, थ्रेट अलर्ट्स हैं वो भी मौजूद हैं, और जो कोरोना की सूरत हाल है आप देख रहे हैं। हमारी तो यही सबसे गुजारिश है कि इस तरह के काम न करें, अवाम की जो ज़िंदगी हैं उनके साथ कंप्रोमाइज़ न करें, उनके साथ न खेलें, मेहरबानी करें। ये इस तरह के जो इशूज़ हैं उनको बैठ के भी डिस्कस किया जा सकता है। हम कानून के मुताबिक चलेंगे और जो कानून कहेगा। इस थ्रेट अलर्ट के बावजूद जलसा करके लोगों की जिंदगियों को खतरे में डाल दिए पीडीएम, हुकूमत ऐसा कह रही है। देखिए थ्रेट्स हैं, इसमें कोई शुबे वाली बात नहीं। स्पेशली मरियम साहिबा को थ्रेट है, और मौलाना फजल रहमान की भी बहुत हमेशा वो एक्स्ट्रा उनको सिक्योरिटी दी जाती है सिर्फ इसीलिए कि उनको भी थ्रेट्स हैं। इस पे तो कोई दूसरी बात नहीं हो सकती, ये है। लेकिन जाहिर है जब वजीर दाखिला ये बात कर रहा होता है, चीफ मिनिस्टर ये बात कर रहा होता है, तो उसमें सियासत की बू आ रही होती है। तो थ्रेट तो जाहिर है, इसके बावजूद जलसा तो नहीं रोक सकते आप सिर्फ कह सकते हैं। कितने लोग आपकी ये बात मान के उस जलसे में नहीं जाएंगे, आपकी बेसिक तो आपकी कोशिश ही होती है। जब आप कोई सरकारी बंदा ये बात कर रहा होता है, कोई मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर बात कर रहा होता है, तो बुनियादी रीजन उसका ये होता है कि लोगों को ये बताया जाए कि जी वहां जान को खतरा भी हो सकता है। हाँ, जहां तक कोरोना की बात है,
ये बिल्कुल इतनी एक, मैं क्या कहूं, अपनी ये जो पॉलिटिकल हमारी एलीट है कि कोरोना है उससे इनकार नहीं किया जा सकता। और आप जो पॉलिटिशियंस होते हैं, जो सियासी जमातों के आप रहनुमा होते हैं, जो लीडर्स होते हैं, जाहिर है उन्हीं की तरफ देख रहा होता है आम आदमी, और आपने ये प्रिंसिपल सेट करने होते हैं, आपने खुद पे लागू करके लोगों को बताना होता है कि वाकई इस वक्त कोरोना है, लोग बीमारी में मुब्तला हो रहे हैं। यहाँ हम जो 4 लोग बैठे हुए हैं, किसकी फैमिली में, मुझे आप 5वें हैं कि बता दें कि कोई कोरोना का पेशेंट ना हुआ हो। हार्डली कोई ऐसा होगा जिसकी फैमिली में कोई डेथ ना हुई हो कोरोना के हवाले से, किसी के दोस्त को कोरोना ना हुआ हो। ये सब कुछ अपनी जगह मौजूद है। जाहिर है आज ये समझ नहीं आ रही हमारी लीडरशिप को, और मैं समझता हूं इसमें गवर्नमेंट की भी गलती है। गवर्नमेंट को बहुत पहले ऐसे मेजर्स लेने चाहिए थे। जब गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस हो रहे थे, सबसे पहले गवर्नमेंट को अपने पोस्टपोन करने चाहिए थे वहां जल से, और एक बता देना चाहिए था, टेम्पो सेट कर देना चाहिए था, ताकि लोगों को यकीन आ जाता कि वाकई कोरोना है। क्योंकि शुरू में जब ये कोरोना की बात हो रही थी, सेकंड वेव की, लोग ये कहते थे कि जैसे जैसे मोमेंटम पकड़ेगी ऑपोजिशन की, पीडीएम की तहरीक, ये कोरोना के केसेस बढ़ाए जाएंगे। बहुत पढ़े लिखे लोग भी ये बात कर रहे थे, और इसीलिए आपको नजर आ रहा है कि जो पहली दफा जो वेव आई थी उसमें लोग जिस तरह से एहतियात कर रहे थे, सड़कें खाली हो गई थी, लोग घरों से नहीं निकलते थे, लोगों ने बिल्कुल इस दफा इसको सीरियस नहीं लिया और उसको जाहिर है भुगत भी रहे हैं। आज मैं देख रहा था गालिबन खुरम दस्तगीर के घर में कुछ पेशेंट्स निकले हैं, उनके जो एमपी हैं साथ अमानुल्लाह बड़ाइच, उनके घर में कुछ केसेस निकले हैं। तो ये कोरोना तो है और ये जलसों से बढ़ेगा भी, क्योंकि सिर्फ जलसा नहीं होता, आपने कुछ गाड़ियों में भर के लोग लाने होते हैं, कारों में भर के लोग लाने होते हैं, तो वो जब इकट्ठे बैठ रहे होते हैं, और फिर रिवाज तो है नहीं कि मास्क पहन लें, मास्क भी लोग नहीं पहन रहे होते, और हमारे लीडर्स भी जब खड़े होते हैं स्टेज पे, वो भी बज़ाहिर तकरीर करते हुए अपने मास्क नहीं पहनना, उतार के खड़े होते हैं। तो फिर आप लोगों को यही बता रहे हैं कि मास्क की तो अहमियत कोई नहीं है और कोरोना नहीं है, आप फिक्र ना करें, आ जाएं। हालांकि जरदारी साहब के घर में फंक्शन होता है तो वो कह के भेजते हैं कि भाई वो अपना टेस्ट करा के आइएगा कोरोना, क्योंकि ये तो 2020 में तो कहा जा रहा है ना कि सबसे बड़ा नेगेटिव वर्ड वो पॉजिटिव है, क्योंकि पॉजिटिव जब आ जाता है तो ज़ाहिर सब कुछ खत्म हो जाता है। तो मेरा ख्याल है कि ये जब तारीख की कहीं लिखी जाएगी तो ये आज की लीडरशिप को, ये तमाम लीडरशिप को उसमें जवाबदेह होना पड़ेगा कि एक इतनी मोहलक बीमारी थी, लेकिन आपको एक को हुकूमत करने की पड़ी हुई थी, वो उसमें लगे हुए थे, और एक ऑपोजिशन थी जो लोगों को यूज कर रही थी कि जी हमने हुकूमत को किसी तरीके से गिराना है और घर भिजवाना है। तो ये यकीनन उस कटहरे में दोनों मुजरिम होंगे। कोरोना बिल्कुल सही है जी, ये बात सही है कि अगर नसरुल्लाह मलिक साहब ये चलें थ्रेट अलर्ट पर, पता नहीं हमारे यहाँ चलन है कि भरोसा करने को तैयार नहीं होते और समझा जाता है कि ये हुकूमत ने जाली तौर पर जारी किया है इसलिए कि वो जलसा रोक दे, और ये सिर्फ इस हुकूमत का या इस ओपोजिशन का नहीं है, ये हमेशा से हमने यही चलन देखा है पाकिस्तान में। लेकिन चलें उस पर भरोसा करें या ना करें, ये कोरोना तो एक डेंजर के तौर पर हमारे दरमियान मौजूद है, इस पर तो कोई दूसरी राय है नहीं, इस पर तो शुबा नहीं है, ये तो है ही ना एक खतरे के तौर पर। तो क्यों आपके ख्याल में ये जो थ्रेट अलर्ट है इस पर भरोसा करने को क्यों तैयार नहीं है? क्या वाकई लोगों की जिंदगी खतरे में नहीं डाली जा रही? नसरुल्लाह साहब देखिए, बुनियादी बात हुकूमत के ऊपर ट्रस्ट की है। अगर इस हुकूमत के ऊपर जब लोगों का ट्रस्ट नहीं होगा, अपोजिशन का खास तौर पे, जैसे कि यार साहब बात कर रहे थे कि जब वज़ीर दाखिला बात करेगा, जब वज़ीर आला बात करेगा, फिर जलसों के मौके पे इस किस्म की बात करेगा तो उससे सियासत की बू आती है। फिर उसके साथ साथ आप देखें कि ये जलसे जब अभी हुकूमत शुरू कर देगी, अभी हाफिजाबाद में जलसा हुआ था ना जी, दूसरी लहर के दौरान हुआ था, आपने अपनी क्रेडिबिलिटी खुद लूज कर ली, आपने गिलगित बल्तिस्तान में जलसा किया, आपने स्वात में वज़ीर आज़म पाकिस्तान में जलसा किया। फिर कोरोना के हवाले से बिल्कुल मैं मानता हूँ इस बात को, यार साहब की बात को, कि कोरोना एक थ्रेट है, कोरोना मौजूद है, लोग उसमें बीमार भी हो रहे हैं, मैं खुद कोरोना से गुजरा हूँ। लेकिन मसला ये है कि हुकूमत कितनी सीरियस है। मैं अगर थोड़ा सा अगर आप 1 मिनट मुझे दें, जब ये कोरोना आगाज़ हुआ था, आपको याद होगा आपके मोबाइल पे क्या मैसेज आया करता था कि मास्क हर शख्स के लिए ज़रूरी नहीं है। आपके वज़ीर आज़म साहब मास्क नहीं पहना करते थे, लोग उनको जाके बता रहे थे, हेल्थ सेक्टर के लोग, कि हुजूर वाला कोरोना है, और वो मास्क के बगैर मीटिंग्स किया करते थे, आपको ये भी याद होगा। फिर ये आया कि नहीं मास्क पहनना जरूरी है, फिर कहा गया नहीं मास्क फिर जरूरी नहीं है। ये सारी तस्वीर छाया हुई थी मास्क में, वो नाराज हुए थे उस पे।
वो एक तस्वीर शुरू में शाया हुई थी उनकी मास्क बिल्कुल के सही साथ, कह वो रहे हैं आप। नाराज हुए थे कि ये तस्वीर कैसे मीडिया में चली गई। बिल्कुल यार साहब ठीक कह रहे हैं आप। ये सारी सूरत हाल अगर इसका पूरा एक जायजा लें, आपको नजर लगेगा कि कोरोना के हवाले से ये कितने नॉन सीरियस लोग थे, हुकूमत खुद, और जिस तरीके से मोबाइल के आपके मैसेज कि कोरोना कैसे, अभी भी आपके जो आजकल मैसेज आता है मोबाइल के ऊपर, कोरोना की यानी हमारे शहरियों ने बड़ी रिस्पांसिबिलिटी का सबूत दिया, इसलिए कोरोना इस मुल्क में नहीं फैला। आपको ये मैसेज आज भी सुनने को मिलता है। इसका मतलब यह है कि पूरे शहरी जिम्मेदार है। फिर कहा 100 रुपये जुर्माना करेंगे जो मास्क नहीं पहनेगा, मजाक बना दिया गया। किसको जुर्माना वो मुझे बताएं पूरे मुल्क के अंदर, और कौन सी पाबंदी पे अमल दरामद करवाया गया। पहले कहा जी हम लॉकडाउन नहीं करना चाहते, फिर कहा लॉकडाउन करना चाहते हैं, फिर कहा स्मार्ट लॉकडाउन करेंगे। यानी कोरोना को सीरियस इस हुकूमत ने किसी भी सतह पर नहीं लिया, पहली बात। दूसरी बात जो बात हो रही है जलसों की, कि जलसों की गैदरिंग का कंपैरिजन किया जाएगा। मुझे बताइए 2011 में आप भी थे वहां पे, मैं भी था वहां पे, इस मीनार पाकिस्तान में इमरान खान साहब जलसा कर रहे थे, किसी एक बंदे ने उनको रोकने की कोशिश की थी? कोई एक थ्रेट थी उनके लिए? कोई एक कोरोना का वाबेला हर वक्त वज़रा के करते थे टीवी पे कि आप मत जाएं, कैंपेन चलवाई जाती थी कि कोरोना है, फिर ये कहा जाता था कि सिक्योरिटी थ्रेट है, फिर ये कहा जाता था कि हम कंटेनर खड़े करेंगे, फिर ये कहा जाता था कि हम कारकुनों के घरों में छापे मारे जाएंगे। इमरान खान साहब को खुली छूट के तहत ये जलसा करने की इजाजत थी। दूसरी बात, फिर हम जब कहते हैं कि ये अपोजिशन गलत कर रही है, बिल्कुल मैं मानता हूं सड़कों पर आकर हुकूमत नहीं गिराई जानी चाहिए, लेकिन हजूर वाला ये जो बीज आपने बोया था उसको काटा जा रहा है। ये इस्लामाबाद में आपके चीफ मिनिस्टर यलगार कर रहे थे, आप इस्लामाबाद से उठने को तैयार नहीं थे, हुकूमत गिरा कर दम लूंगा। आप बिल फाड़ रहे थे बिजली के, आप हुंडी के जरिए पैसे पाकिस्तान लाने की बातें कर रहे थे, आप कौम को बगावत पे उकसा रहे थे। यानी बगावत पे तो खान साहब ने उकसाया इस पूरी कौम को कि, और अभी भी खान साहब का कुछ दिन पहले आप देखने के इंटरव्यू क्या था, अगर मुझे हटाया गया तो मैं लोगों को फिर सड़कों पर लेके आ जाऊंगा। यानी आप इस थ्रेट को हमेशा से इस्तेमाल करते रहे हैं और आज वही थ्रेट आपके खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। पाकिस्तान में और कुछ नहीं बदला, हुकूमतें गिराने का जो तरीकाकार था, जो माजी में पीपल्स पार्टी करती थी, मुस्लिम लीग नून करती थी, फिर पीटीआई ने किया, आज वो पीडीएम कर रही है। इसलिए मेरे ख्याल में सियासत में कुछ बदला नहीं है। चीखें हुकूमत की सी निकल रही हैं कि ये माजी में कहा करते थे कि हमारे खिलाफ लोग इतने भी इकट्ठे कर दिए, इतने मैंने इकट्ठे किए हैं तो मैं हुकूमत छोड़ दूंगा। आज शायद उनको अपनी बातें याद आती हैं, इसलिए अपने ऊपर गुस्सा भी करते होंगे। सही है। अच्छा, बिल्कुल सही है शाह साहब। अब एक और चीज की तरफ मैं आना चाह रहा हूं, वो ये है दूसरा मरहला। अब ये कल का जलसा हो जाएगा और इसके बाद दूसरा मरहला शुरू हो जाएगा। दूसरा मरहला क्या होगा आपके ख्याल में? इस्तीफे, लॉन्ग मार्च, धरना, क्या देखते हैं आप दूसरे मरहले में? यानी पहले मरहले में जोरदार जलसे अगर हुए हैं तो इससे बढ़कर क्या होगा? पहली बात तो ये है कि ये जो बात हो रही है ना थ्रेट के हवाले से, हम एक भुगत चुके हैं एक मामला, फिर उससे अगर सियासतदान अड़े हुए हैं तो मैं समझता हूँ इससे बड़ा जुल्म सियासत के साथ, अवाम के साथ, मुल्क के साथ नहीं हो सकता। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो लियाकत बाग में जलसा करना चाहती थी, ISI चीफ जो है खुद उनके पास पहुंचा, उनको जाके बताया कि ये थ्रेट है, आप मेहरबानी करके वहां ना जाएं। वो कराची का 18 अक्टूबर का देख चुकी थी कि वहां क्या कुछ हुआ। उस वक्त भी उन्होंने जिद की थी और उस कमाल शाह साहब टीवी पर आके कह रहे थे कि आप फौरी तौर पर बंद करें। उस वक्त वो वहां से सेक्रेटरी दाखिला थे गालबन, तो कोई नहीं मानी गई। वो नुकसान उठाने के बावजूद मोहतरमा हार गई कि नहीं जी ये तो हमें डराया जा रहा है, और नतीजा हम सब ने देखा। फिर उसके बाद होना शुरू हो गए कि जी इंतजाम नहीं हुए, मुशर्रफ की ज्यादती की। आज अगर थ्रेट है, वजीर दाखिला भी कह रहा है, वजीर आला भी कह रहा है, तो इसको सियासी इशू ना समझा जाए। ये कहना जलसे के मौके पर की आदत, जलसा जो होता है, इज्तिमा जो होता है, वो साफ टारगेट होता है दहशतगर्द के लिए, किसी भी तंजीम के लिए। इससे बेहतर मौका ही नहीं होता कि हजारों लोग इकट्ठे हों, एक आदमी उनमें दाखिल हो और बहुत बड़ा नुकसान कर दे। यही सूरत हाल कोरोना की है। इमरान खान का जब जलसा हुआ था या तालुकाती का, यहाँ इस मुल्क में कोरोना नहीं था, इसलिए थ्रेट को भी सीरियस लेना चाहिए। अब मैं आता हूँ आपके सवाल की तरफ। पहला मरहला मेरे ख्याल में नाकाम रहा है, कोई दबाव नहीं हुकूमत पर आया और कोई इम्पैक्ट नहीं बना, सिवाय इसके कि मोहतरमा मरियम नवाज साहबा की रूनुमाई बेहतर अंदाज में हो गई है। उन्होंने अपनी पार्टी पर गिरफ्त मजबूत कर ली है। मियां शहबाज शरीफ साहब और मुकामत पसंद जो थे वो पीछे हट गए हैं, लेकिन अल्टीमेटली इसका नुकसान मियां नवाज शरीफ साहब के खानदान को और मुस्लिम लीग नून को होगा। उनके रास्ते मसदूद हो गए हैं, उनके अरकान असम्बली के अंदर एक बेचैनी पाई जाती है और पीपल्स पार्टी को मौका मिल रहा है
और पीपल्स पार्टी बहुत अच्छे तरीके से खेल रही है कि मियां नवाज शरीफ साहब के और मुस्लिम लीग नून के जो है इक़्तिदार में वापसी का रास्ता कोई बाकी ना रहने दिया जाए। एक तो ये पहले मरहले का। दूसरे में अब होगा क्या होगा, मैक्सिमम ये जो कर सकते हैं जिससे सियासी बहरान पैदा हो सकता है वो ये है कि सारी जमातें इस्तीफा दे दें। लेकिन ये सिर्फ नहीं कि कौमी असम्बली से, और उसमें सेंट असम्बली भी शामिल है और उसमें सेनेट भी शामिल है। अगर ऐसा हुआ तो ये बहरान पैदा होगा, ये हकीकी बहरान होगा और उसके नतीजे में इमरान खान साहब को मजबूर होना पड़ेगा, या तो नए इलेक्शन पर वो मजबूर हो जाएं, या मगर क्या मगर इस्तीफे आएंगे आपके ख्याल में? नहीं, मैं नहीं समझता। मैं आज के दिन तक मेरी जो इन्फॉर्मेशन है, पीपल्स पार्टी किसी सूरत में सिंध हुकूमत नहीं गंवाना चाहती। पीपल्स पार्टी किसी सूरत इस सिस्टम को डिरेल नहीं करना चाहती। पीपल्स पार्टी किसी सूरत, क्योंकि पीपल्स पार्टी ये जानती है कि अगर दोबारा भी इलेक्शन होते हैं तो यही उन्हें मिलेगा जो अभी मिला है आमिर ज़ा साहब, क्योंकि पीपल्स पार्टी के साथ ही पीपल्स पार्टी का ख्याल ये है कि अगर नए इलेक्शन इस अगले साल में होते हैं तो पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत भी नहीं बना सकेगी। इसलिए पीपल्स पार्टी ये रिस्क नहीं लेना चाहती। जी आमिर ज़ा साहब, दूसरा मरला क्या होगा? इस्तीफे आएंगे, लॉन्ग मार्च होगा, धरना होगा, क्या होगा? नहीं, देखिए जलसे भी होंगे, लॉन्ग मार्च भी छोटा मोटा हो सकता है, लेकिन ये बात है कि जी फैसला हो कि जी इस्तीफे आने में कुछ लोग यकीनन बहुत संजीदा है। मौलाना फजल रहमान चाहेंगे इस्तीफे आ जाए, मरियम साहिबा चाहेंगी इस्तीफे आ जाए। मरियम साहिबा के इर्द गिर्द जो अनइलेक्टेड उनके एडवाइजर हैं वो चाहेंगे कि जी इस्तीफे आ जाए, जिनका अपना कोई जो है इलेक्टोरल वेट नहीं है। लेकिन नून लीग में, खैर पीपल्स पार्टी की बात में करूंगा, नून लीग में खुद आपको नजर आएगा कि जब वो कहते हैं कि जब बिल्ली के गले में घंटी बांधने की बात होगी, जब ये बात होगी कि वाकई इस्तीफे पेश करने, तो कितने सर सामने आते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल होगा। और उसमें अगर मतलब है जरा सा भी डिसेंट होता है, मैं समझता हूँ 20-30% बल्कि इससे ज्यादा ही होगा, लेकिन इतना भी अगर होता है तो वो बहुत बड़ा नून लीग के लिए धचका होगा। जहां तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है, उसकी पोस्चरिंग बहुत ज्यादा आपको लगेगी कि जारहाना है, लेकिन जैसे कि आरिफ साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि वो पीपल्स पार्टी ने जुल्फकार अली भुट्टो साहब के जमाने में जो नशिस्तें लिया करते थे, अब खुद बेनजीर साहिबा के जमाने में अभी तारीखी तौर पर सबसे ज्यादा नशिस्तें उनकी सिंध असेंबली के अंदर, वो क्यों उनके पास सेनेट में भेजने के लिए अच्छा एक वो है कि उनके जो भी सिंध में उनकी मेजोरिटी है उसके बल पे वो अपने काफी सेनेटर्स इलेक्ट करा सकते हैं। तो वो उनका एक लॉजिक नहीं बनती, मंतक नहीं बनती कि वो आकर जो है ऐसे वक्त पे इस्तीफा दें। दूसरी बात कि अगर फर्ज करें कि हम कहें कि जी पीपल्स पार्टी अगला इलेक्शन भी जीत जाएगी सिंध से, बिलफर्ज, तब भी वो इस अक्सरियत के साथ जीतेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। और इस बात का हमेशा चांस रहेगा कि उनकी जो अक्सरियत है वो जरा सी कम हो जाए या बहुत ज्यादा कम हो जाए। तो पीपल्स पार्टी ऐसा क्यों करेगी, ये एक मंतकी बात नहीं, और वो इसलिए करेगी कि उनके कंधों पे सवार होगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी का फिलवक्त पंजाब में बहुत ही कहते हैं कमजोर सा उनका वोट बैंक है। तो इसलिए करेंगे कि जी उनके कंधों पे सवार होके कोई और शहजादा बने, कोई और दूल्हा बने। तो मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी इतनी भोली नहीं है, कम से कम जरदारी साहब इतने भोले नहीं है, तो ऐसा नहीं करेंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। एक अगर आप मुझे इजाजत दें, एक और बात जो आपने खदशात जो थ्रेट की बात की थी उस पर आरिफ साहब ने बड़ी अच्छी तरह रोशनी डाली, और ये बिल्कुल दुरुस्त है। मुझे याद है कि जब बेनजीर साहिबा के कत्ल का वाक़या हुआ उसके अगले दिन मुशर्रफ साहब से मैंने इंटरव्यू किसी में मैंने कौमी रिसाले के लिए कर रहा था, उन्होंने खुद बताया कि जी हमारे किस अफसर ने जाके बेनजीर साहिबा को किस तरह से ब्रीफिंग दी और उन्हें बताया कि उनको कितना बड़ा उनकी जान को खतरा है, लेकिन सुनी नहीं गई उनकी बात। फिर बाद में जब हम देखते हैं कि प्रोपेगेंडा मशीन, आप जो लोग आपको वार्न कर रहे हैं, जो आपको बता रहे हैं कि जी इस चीज का खदशा है, उनको अगर आप ब्लेम करने लगे तो बड़ी ज्यादती की बात होगी, जो कि हुई। हमने देखा 2001 से लेकर आप देखिए कि इस मुल्क में दहशतगर्दी है, हम लोगों ने उस जंग में बड़ी कामयाबी भी हासिल की, लेकिन जाहिर है कि उसको बिल्कुल कहते हैं जड़ से उखाड़ कर नहीं फेंका। और अब जो एक नया एलिमेंट, क्या बल्कि अरसे से ये एलिमेंट, कि भारत का एलिमेंट आ गया है जो चाहता है कि पाकिस्तान को जो है मजीद अदम इस्तेहकाम का शिकार किया जाए, इस चीज को हमें भूलना नहीं चाहिए। और ये जो डोजियर हम लोगों ने दिए, जो इससे पहले की बात, उसमें है वाकई कि उन्होंने बाकायदा कहते हैं बड़ी बड़ी रकूम रखी है कि अगर वो बड़े लोगों को, नामवर लोगों को कत्ल किया जाएगा, सुसाइड अटैक्स होंगे, तो भारत ये सब कुछ कर रहा है। तो ऐसे मौकों पे जब पाकिस्तान में वॉलेटाइल सिचुएशन है और भारत में खुद मुश्किलात के शिकार है, वो बिल्कुल चाहेंगे कि पाकिस्तान जो है मजीद अदम इस्तेहकाम का शिकार हो। तो आप बिल्कुल इस चीज को रूल आउट नहीं कर सकते कि जी और हिज़्ब इख्तिलाफ के उसके ऊपर एक सॉफ्ट टारगेट हो सकता है कि जहां पर इतने सारे लोग जब जमा हो रहे हो
तो ये बहुत बिल्कुल यकीनी बात है। तो इसको संजीदा लेना चाहिए आपके ख्याल पीडीएम की जानिब से? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है सर। एक छोटा सा ब्रेक में ले लूँ, मैं ब्रेक लेकर वापस आते हैं तो देखते हैं कि सेनेट के इंतखाबात से पहले क्या कोई तब्दीली हो सकती है मुल्क के सियासी ढांचे में, क्योंकि अपोजिशन का सारा जोर भी इस बात पर होगा कि हुकूमत चली जाए और हुकूमत चाहेगी कि सेनेट में उनको ज़्यादा से ज़्यादा अक्सरियत मिले। क्या हो सकता है? एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आके बात करते हैं। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में। मुझे अयाज खान साहब ये बताइए, आपके ख्याल में क्या सेनेट इलेक्शन से पहले मुल्क के सियासी मंजरनामे में कोई बड़ी तब्दीली हो सकती है? अच्छा, एक तो ये काफी अरसे से ये हो रहा है कि जब सेनेट के इलेक्शंस करीब आते हैं तो इस तरह के कुछ हिलजुल हुआ करती है। फजलुर रहमान कह भी चुके हैं कि हमारा एक प्लान का हिस्सा है कि सेनेट के इलेक्शंस हमने नहीं होने देने। अब सूरत तो वही है, जब तक अगर तो 3 असेंबलियों से इस्तीफे आ जाते हैं और सिंध असेंबली मौजूद रहती है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जाहिर है बाकी इलेक्शंस हो जाएंगे तो वो तो पीटीआई की विन विन उसमें पोजीशन बनेगी। अब पीपल्स पार्टी का सबसे बड़ा जो इशू है इसमें सारी सिचुएशन में, जो जरदारी साहब को तशवीश है, वो 18th अमेंडमेंट के हवाले से वो उनके जहन में है कि अगर पीटीआई सेनेट में अक्सरियत ले जाती है तो कल को फिर अगर 18वीं तरमीम ना रही तो जाहिर है वो तो सारा खेल खराब हो जाएगा उनके लिए। ये एक तशवीश जरूर है, लेकिन उसके साथ जाहिर है सिंध असेंबली अगर जाती है और उसके बाद इलेक्शंस होते हैं तो क्या गारंटी है, क्योंकि यहां तो मोमेंटम बदलते हुए टाइम नहीं लगता। यही इमरान खान अगर आज लोगों को बहुत बुरे लग रहे हैं तो हो सकता है कि इलेक्शन कैंपेन में आके फ्रेश इलेक्शंस अगर कॉल हो जाते हैं तो वही इमरान खान फिर लोगों को पसंद आना शुरू हो जाए। वो इमरान खान साहब कहेंगे जी मेरे पास तो मैंडेट ही नहीं था, जैसे नवाज शरीफ साहब ने पिछली दफा कहा था कि मुझे लूली लंगड़ी वो नहीं चाहिए मैंडेट, मुझे पूरा मैंडेट चाहिए। तो वो लोगों को इस हवाले से कायल कर सकते हैं कि जी मुझे पूरा मैंडेट दें ताकि फिर मैं इस मुल्क की तकदीर बदलूं। मैं तो आपको पता है कॉम्प्रोमाइजेस करते करते यहां तक पहुंचा हूं और फिर ये देखें ऑपोजिशन ने फाइनली कर दिया। तो इसलिए ये बड़ी मुश्किल गेम है, ये इतना आसान नहीं है। ये ऑपोजिशन को भी ये पता है इन चीजों का सारे, और इस्तीफों से ज्यादा मुझे को लॉन्ग मार्च की तरफ चीज नजर आती है, जाते हुए नजर आ रही है। लेकिन अगर लॉन्ग मार्च करके कहीं धरना देके बैठ जाना है तो ठंड बहुत है, फिर ठंड बहुत है, अगर आपने बैठ जाना जाके तो फिर उसका कोई फायदा नहीं होना। अगर कुछ और आप करने का इरादा रखते हैं तो जाहिर है फिर बहुत बड़ा अनरेस्ट है, तो उसमें तो फिर देखते हैं कौन जीतता है। लेकिन ये सारी ऑप्शंस के बावजूद मुझे लगता है इस स्टेज पे लगता है कि कुछ होने वाला नहीं है। ये इसी तनख्वाह पे काम करना पड़ेगा अगले 3 साल भी 2.5 साल भी। अच्छा, ये जो आप कह रहे हैं कि लॉन्ग मार्च अगर होता है और आराम से बैठ जाते हैं कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आप अनरेस्ट क्रिएट करते हैं तो फिर कुछ हो सकता है। लेकिन नसरुल्लाह मलिक साहब, क्या वो जो अनरेस्ट क्रिएट करके हुकूमत को घर भेजने वाला चीज है, आपके ख्याल में क्या पीपल्स पार्टी शामिल होगी पीडीएम के इस फॉर्मूले में अगर ये फैसला होता है तो? क्योंकि पीपल्स पार्टी हमेशा से समझती है कि सिस्टम को धरनों के जरिए से और अनरेस्ट क्रिएट करके घर नहीं भेजना चाहिए। आपको क्या लगता है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं, पीपल्स पार्टी में सोच तो पाई जाती है कि सिंध हुकूमत है, हुकूमत अपनी पूरी मदद करे, उसके बाद ही कोई ऐसी सूरत हाल बने। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप देखें, पीपल्स पार्टी का खासी कन्विंस भी दिखाई देती है इस हुकूमत के खिलाफ। उसकी वजह बुनियादी तौर पे क्या है? मैं हुकूमत ने जो शाह साहब भी बात कर रहे थे कि हुकूमत को हर हाल में बातचीत के लिए दरवाजे खुले रखने चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से आपने देखा कि वज़ीर आज़म इस मूड में कभी नजर आए नहीं है। यानी पहले दिन से लेके आज के दिन तक आप तमाम तकारीर निकाल के देख लीजिए, चोर डाकू से वो शुरू करते हैं, एनआरओ कहते हैं, अगर कोई जलसा भी करो कहते हैं जी एनआरओ मांगते हैं इसलिए जलसा कर रहे हैं। और बारहा अपोजिशन ये बात कह चुकी है कि भाई एनआरओ आपके पास नहीं है, अदालतों में अगर मुकदमात हैं, अगर एहतसाब अदालत में मुकदमात हैं, अगर उनके मुकदमात किसी और इदारों के पास हैं तो हुकूमत को उससे कोई लेना देना नहीं है। और हुकूमत जब दूसरी जानब तरफ कहती है कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, प्रोसिक्यूशन तो वो कहते हैं हम नहीं करनी है ना। फवाद चौधरी साहब कई दफा कह चुके हैं
क्या प्रोसिक्यूशन तो मुकम्मल, देखिए ना, प्रोसिक्यूशन तो बहुत से केसेस की मुकम्मल हो चुकी है, प्रोसिक्यूशन बहुत से केसेस की मुकम्मल हो चुकी है। और फिर नैब की प्रोसिक्यूशन में हुकूमत का क्या तल्लक है? नैब के अपने इन्वेस्टिगेटर्स थे, नैब ने अपने रेफरेंस बना के फाइल कर दिए हुए हैं, कुछ रेफरेंस अंडर जो प्रोसेस है वो भी मौजूद हैं। फिर जब आपका सारा इस पूरा जो बयानिया है साहब का, उसके ऊपर लोगों का जब ट्रस्ट नहीं है, आप देखें ना, मुझे एक बात बताइए, जितनी अपोजिशन तनकीद करती है नैब की कारकर्दगी के ऊपर, क्या उस पर अपोजिशन हुकूमत की तरफ से किसी एक बंदे को भी पूछा गया है? जितने केसेस हो सकते हैं, आप उस सारे केसेस उसी तरीके से पीछे आस्ता आस्ता कर दिए गए। इसलिए इस बयानिए को, खान साहब के बयानिए को कोई मानने को तैयार है नहीं कि खान साहब से कोई एनआरओ मांग रहा है। हाँ, ये जरूर कोशिश हो सकती है अपोजिशन की कि वो अपना प्रेशर अगर डेवलप करते हैं तो शायद उनको रिलीफ मिल सकता है। फिर पाकिस्तान की सियासत जो यार साहब बात करें, बड़ी कम्प्लेक्स सियासत है। इतनी आसानी से फैसले ना पीपल्स पार्टी करेगी, ना मुस्लिम लीग नवाज करेगी। फिर कहीं ना कहीं बैकडोर डिप्लोमेसी चलती रहेगी, चलती रहती है और चल रही है। अब देखें ना, पीटीआई के अंदर भी जो सीनियर लीडरशिप है, जो सियासतदान है, वो आज भी बात कर रहे हैं कि हमें मामलात को इस तरीके से तय कर लेना चाहिए और ये जो सियासी गर्मा गर्मी है इसको एक पी पे नहीं जाने देना चाहिए। हाँ, चंद लोग ऐसे हैं जो शायद, मेरा तो ख्याल इलेक्शन भी नहीं जीत सकते थे, उनकी ख्वाहिश है कि बस सुबह शाम तक वो खान साहब धड़न कफ्ता कर दें और ये नारे लगाते रहे कि मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं और सबको लटका दूंगा। पाकिस्तान की सियासत ऐसी है नहीं। खान साहब ने बार भी कहा था मियां नवाज शरीफ का एसी उतरवा दूंगा, एसी नहीं उतरवा सके। एक बड़े टीवी चैनल के मालिक को उन्होंने मुस्तकिल जेल में रखने की कोशिश की, जेल में न रख सके। पाकिस्तान की सियासत में बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, इसलिए बहुत सारे फैसले न इमरान खान साहब के बस में होंगे कि वो आजादाना फैसले कर सकें और ना अपोजिशन जो आज बात कर रही है नसरुल्लाह मलिक साहब बरामद कर सकेगी। सेनेट इंतखाबात से पहले देखिए, देखते हैं, हो सकता है कि सेनेट से पहले कोई बड़ा, अगर हुकूमत ने समझदारी का मुजाहरा ना किया तो एक बड़ा सियासी बहरान आ सकता है। कैसे आएगा, किस तरीके से आएगा सर? इस्तीफे भी आ सकते हैं, लॉन्ग मार्च बड़ा हो सकता है और लॉन्ग मार्च में हुकूमत, देखिए, अब मुझे एक छोटी सी बात कहूं आपसे, अब हम कहते हैं हुकूमत के ऊपर कोई दबाव नहीं है। हुकूमत की कारकर्दगी पहले सिफर थी, सियासी बहरान ने और जीरो कर दिया, इन्वेस्टर और रुक गया है, कारोबार जिंदगी और मईशत का पहिया जैम हो चुका है। जब ये सियासी बहरान बढ़ता रहेगा तो इस हुकूमत के पास 5 साल बाद अवाम के पास जाने को बचेगा क्या? इसलिए मैं समझता हूं जब सियासी बेचैनी होती है उसमें हुकूमत की परफॉर्मेंस सिफर हो जाती है और ये हुकूमत को ये फेस करना पड़ेगा अगर सियासी बेचैनी बढ़ती है तो। ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। शाहदार साहब, सेनेट से के इंतखाबात से पहले क्या होगा? इंतखाबात से पहले यही होगा कि सेनेट के इलेक्शन होंगे, फिर बल्दियाती इंतखाबात हो जाएंगे और उसके बाद इंतखाबात होंगे। देखिए, 2 चीजें हैं जिनको आप ध्यान में रखें। नंबर 1 तो यह है, पीपल्स पार्टी कभी भी कंधा पेश नहीं करेगी और नवाज शरीफ के लिए कि वो बारगेन कर सकें, क्योंकि पहले 2 बार वो डसी जा चुकी है। नंबर 1, इसको जरा ध्यान में रखें। दूसरी बात यह है, और इसको बिल्कुल, कि अगर वो कोई बहरान पैदा होता है, कोई तब्दीली होती है, तो उसके बेनिफिशरी जो हैं वो पीपल्स पार्टी नहीं होगी, उसके बेनिफिशरी मियां नवाज शरीफ साहब होंगे, मरियम नवाज साहिबा होंगी। तो क्यों पीपल्स पार्टी अपनी सियासत का सत्यानाश करके, कबाड़ा करके उनको फायदा पहुंचाएगी? एक पहलू और है, नवाज शरीफ साहब ने जितने दरवाजे बंद किए हैं, जितना बंद गली की तरफ गए हैं और उनकी साहबजादी गई हैं, उसके नतीजे में पीपल्स पार्टी को पंजाब में दोबारा स्पेस मिल रही है। वो उस स्पेस को क्यों गंवाना चाहेगी? वो क्यों चाहेगी कि पंजाब में मुस्लिम लीग नून दोबारा मजबूत हो? तो ये अवाम हैं जो पीपल्स पार्टी को दूर रखते हैं सारे अमल से। इस वक्त जो वो दबाव बढ़ा रही है गवर्नमेंट पर, या पीडीएम के साथ खड़ी है, या नवाज शरीफ की बातें सुन रही है, वो समझती है कि हमारे लिए स्पेस बढ़ रही है, गवर्नमेंट मजबूर होगी हमें स्पेस देने के लिए, नवाज शरीफ को और मुस्लिम लीग नून का रास्ता रोकने के लिए। तो वो दबाव इसलिए नहीं बढ़ा रही कि वो सिस्टम को खत्म करना चाहती है, इमरान खान को घर भेजना चाहती है, वो दबाव बढ़ा के अपने लिए स्पेस पैदा करना चाहती है जो उसको मिल जाएगी। एक तो पहलू ये है। दूसरा ये है कि अगर खुदा न खास्ता बड़ा बहरान पैदा होता है, खुदा न खास्ता इमरान खान घर जाते हैं, तो लिख लीजिए बिल्कुल कि 15-20 साल के लिए आप जमहूरियत को, इस तरह की ये बुरी भरी जमहूरियत जो है जिसको सिलेक्टर और सिलेक्टेड कहा जाता है, ऐसी भी नसीब नहीं होगी। फिर हमारी पोजीशन वो होगी जो 5 जुलाई को थी। और फिर ये सियासतदान जो हैं, ये तो इस बात का इदराक है आपके ख्याल में अपोजिशन को सर, ये जो आप कह रहे हैं?
जी, अपोजिशन को आप ये जो कह बात रहे हैं इसका पता आपके है, ख्याल में इदराक आपको है पता- ऑपोजिशन को? बिल्कुल इल्म है इनको, ये 15-20 साल की मैं बात कर रहा हूँ, इनको पता है। ये जो इजलास हुआ था गिलगित बल्तिस्तान में, इनको पता है कि वहाँ क्या गुफ्तगू हुई है। तो ये मैं ऐसे हवा में बात नहीं कर रहा, ये फिर भूल जाएं, लेकिन इनका कुछ नहीं जाएगा। ये मुल्क से बाहर चले जाए के जो लूट मार का पैसा है उससे मौजें उड़ाएंगे। हम और आप बैठ के रोना रोएंगे, हमारी आज़ादियाँ सल्ब होंगी, मीडिया को मुश्किल होगी, आम सियासी कारकुन को मुश्किल होगी, हमारे जो जमहूरियत या आज़ादी इजहार है वो सल्ब होगी, हम तकलीफ में होंगे, पाकिस्तान की आवाम तकलीफ में, इनको तो कुछ नहीं होगा, ये तो मौजे करेंगे बाहर जाके। तो मेरा ख्याल है कि अक्लमंदी का तकाजा ये है कि हुकूमत के साथ ये बैठें, अगर वो मुज़ाकरात पे बुला रही है और मुज़ाकरात का एजेंडा वाज़ेह होना चाहिए, ये तय कर लिया जाए कि ये मुकदमात उस पर डिस्कस नहीं होंगे, उसके अलावा बाकी चीज़ें होंगी जो इस्लाहात होनी है, इंतखाबी इस्लाहात होनी है, यहाँ इंतकाम ना हो, तो उस पर मुज़ाकरात कर लेंगे, या नैब के कानून में इस्लाहात होनी। सही है। चलें आमिर रज़ा साहब, आप क्या देखते हैं आने वाले दिनों में सेनेट इलेक्शन से पहले तक? ज़ाहिर है कि हिज़्ब इख्तिलाफ जो है वो कोशिश करेगी कि जरा सा जो पॉट है वो बॉयल करता रहे, लेकिन एक बात समझने की जो बड़ा फर्क है नून लीग में और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पॉलिटिक्स में, कि पीपल्स पार्टी के पास आज भी नून लीग के मुकाबले में ज्यादा स्पेस है। बिलावल भुट्टो जो है वो खुदा आपका भला करे डिस्क्वालीफाई नहीं हुए, मरियम डिस्क्वालीफाइड है। अभी बिलावल पे कोई तरह का सजा याफ्ता नहीं है, लेकिन मरियम सजा याफ्ता है। नवाज शरीफ साहब बिल्कुल बंद गली में, क्या बिल्कुल एक उसमें है, बंद कमरे में चले गए, बेशक के लंदन में घूम फिर रहे हैं, वो एक अलग बात है। तो इस वक्त जो है स्टेक पर पीपल्स पार्टी की वो सूरत हाल नहीं है। पीपल्स पार्टी कोशिश है कि उसको मजीद स्पेस मिले, और लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी में कुछ ऐसे चेहरे हैं कि जो चाहते हैं कि जी नून लीग के इशारे पर पीपल्स पार्टी नाचे, और वो पीपल्स पार्टी के अंदर रहकर जो है वो नून लीग का काम कर रहे हैं। और ये शिकवा जो है जरदारी साहब को बड़ा एक जमाने से है, जब मतलब है नवाज शरीफ साहब भी बरसदार थे, तो और उनके नाम मुझे इस वक्त लेने की जरूरत नहीं, तो ये सूरत हाल है। और हो सकता है कि बिलावल जो है कुछ उनके इन्फ्लुएंस में भी हो, कि जो वो सब मौक़िफ़ लेते हैं और जो उनकी बात चीज़ों में पॉलिसी के ऊपर वो बात करते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मैं नहीं समझता कि जरदारी साहब में और बिलावल में कोई बहुत ज़्यादा एक फ़र्क आएगा। और ये दोनों जो है एक कंसेंसस बनाकर अपनी पार्टी, अपनी सियासत के मफाद को आगे बढ़ाने की बात करेंगे, जो यकीनन नून लीग के साथ बिल्कुल नहीं जाता उनका। एक और बात हमें वाज़ेह होनी चाहिए कि इमरान खान की हुकूमत पे आप बहुत तनकीद करें, और हो भी रही है, बहुत ज़्यादा उनमें कमजोरियां हैं, बहुत ज़्यादा वो परफॉर्म नहीं कर सके, लेकिन इस वक्त भी इमरान खान जो है, अगर आप दीगर तमाम, मैं इंडिविजुअल सियासतदानों की बात करूँ, जरदारी साहब की, नवाज शरीफ साहब की, खुद मौलाना फजल रहमान साहब की, उसमें अभी भी इमरान खान का जो एक स्टेचर है बनिस्बत एक ऐसे सियासतदान के जो साफ सुथरा है, कि जिसपे कोई बदनुमानी का, जाती बदनुमानी का कोई इल्जाम नहीं है, जिससे अपनी सियासत को अपने बिजनेस एम्पायर खड़ा करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया, उस मामले में इमरान खान और इनमें बहुत फर्क है। इमरान के पास आज भी वो स्ट्रक्चर है, और इमरान अगर ये लोग मजबूर करते हैं दोबारा सड़कों पे आने के लिए, तो इमरान खान के पास और उनकी जमात के पास एक ज्यादा पॉलिटिकल करेंसी होगी कि इन लोगों को जो है ज्यादा इन पे दबाव डाल सके, इन लोगों पे कि जिनका मादी जो है। राइट सर, बहुत शुक्रिया आमिर रज़ा साहब, अयाज खान साहब, नसरुल्लाह मलिक साहब, इरशाद मदारिफ साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।